सर, केजरीवाल ने जुडिशरी पे सवाल उठाया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कमल जी, इन दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप के खिलाफ जो सीबीआई का मुकदमा, आपको ज्ञात होगा कि सीबीआई अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी केस मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बाइज्जत बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ चार्जेज नहीं बनते हैं। उस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने एक याचिका फाइल किया है दिल्ली उच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के कोर्ट में चल रही है। और जब यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में आई, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के कोर्ट में जब यह मामला आया, तो उन्होंने सीबीआई के पिटीशन पे केजरीवाल एंड ग्रुप को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करते हुए उनको कोर्ट के समक्ष अपीयर होने का आदेश दिया। आपको याद होगा कि जब कोर्ट में जाते हैं तो जाते जाते उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के रिक्यूजल की एप्लीकेशन लगा दी कि उनको इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जब शुरू में उन्होंने एप्लीकेशन लगाया तो उनका ग्राउंड ये था कि चूंकि उनके पहले के जो एप्लीकेशंस थे, पिटीशंस थे, और कुल जो पिटीशंस एप्लीकेशन आदेश है उसकी 6 थी संख्या, उसमें उनके खिलाफ उनके पक्ष में कोई आदेश पारित न्यायालय ने नहीं किया। लिहाजा उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है और उन्होंने निवेदन किया कि वो अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लें या उनके केस को किसी दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित कर दें। ऐसा केजरीवाल जी का एप्लीकेशन था। माननीय अदालत ने कई दिनों तक के दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया जिसके आधार पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपने आप को उस मुकदमे की सुनवाई से अलग करें। मैं आपको बताऊं कि जब उस मामले की सुनवाई चल रही थी तो बाद में केजरीवाल जी का एक दूसरा तर्क आया कि उनके बच्चे वो भारत सरकार के पैनल में वकील हैं और वो जो तुषार मेहता साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे संबंध मुकदमे को लेकर के उनसे संबंधित हैं। लिहाजा इस आधार पर भी उनको वहाँ से रिक्यूज करना चाहिए। उनका तीसरा तर्क था कि चूंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के किसी कार्यक्रम में एज ए गेस्ट उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपना वक्तव्य रखा, लिहाजा उनको कहा गया कि उससे भी वो न्याय केजरीवाल जी के पक्ष में देने में वो जो न्याय होगा वो न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है और शायद वो न्याय केजरीवाल जी के पक्ष में नहीं हो, ऐसा उनका मानना था। तो इस आधार पर भी वो चाहते थे कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अपने आप को उस मामले से अलग कर लें। उनके तमाम दलीलों को कानून के कसौटी पे कसते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना आदेश पारित किया कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनाया गया है कानून के दायरे में जिसके आधार पर वो अपने आप को उस पूरे मामले से अलग कर लें। जब ये फैसला आ गया तो आज तक उस फैसले को उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। और जब उस मामले की सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट के समक्ष जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के अदालत में, तो अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए अब वो माननीय उच्च न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। न तो वो स्वयं पेश होंगे, न कोई उनका वकील उस मामले में बहस करेगा, ऐसा उनका पब्लिक स्टेटमेंट आया है। तो अब कानूनी दृष्टिकोण से जो ये स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, और मैं आपको बता दूं कि आज न्यूज़पेपर में यह भी देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल के बातों को फॉलो करते हुए उसी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा है कि वो भी माननीय अदालत का बहिष्कार करेंगे, वो अपीयर नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों ही नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, शायद इस बात का ज्ञान नहीं है
कि वह दिल्ली विधानसभा नहीं है कि जहां वो जब चाहे बहिष्कार कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है और उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं, जो पावर हैं, वो संविधान के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हैं। और मनीष सिसोदिया जी चाहे अरविंद केजरीवाल जी जो भी हों, अगर वो अदालत का बहिष्कार करने का पब्लिक घोषणा करते हैं तो सबसे पहले अदालत उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चला सकती है। वो अभी तक बच रहे हैं इस स्टेटमेंट के बावजूद। ये कोर्ट का रहम ही कहिए कि उन पर ये कार्रवाई नहीं की जा रही है, नहीं तो ये क्लियर कट केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल जी पर और मनीष सिसोदिया जी पर इस बयान के लिए कार्रवाई चल सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक और कानूनी पक्ष बताऊं कि जो स्टेटमेंट बार बार केजरीवाल जी मीडिया को दे रहे हैं कि चूंकि उनके बच्चे भारत सरकार के पैनल पे हैं, लिहाजा उनको केस से अलग नहीं करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया है, तो वो इस आधार पर उस अदालत का बहिष्कार करेंगे कि उनको वहाँ से न्याय मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अदालत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनके केस से अदालत या तो जो अमुक जज है वो अलग हट जाएं या वो फैसला उनके पक्ष में दे। तो इसको कहते हैं अंडरमाइनिंग ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। और दूसरे शब्दों में मैं कह सकते हैं कि ये कानून के रास्ते में रोड़ा अटकाना, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके रास्ते में ब्लॉकेट क्रिएट करना। तो सीआरपीसी में जो अभी आ गया, पहले था 340 का प्रावधान, अब बीएनएसएस में 379 का प्रावधान है कि इनके खिलाफ कोर्ट चाहे तो स्वतः या किसी के एप्लीकेशन पर संज्ञान लेकर के और इनके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई चलाने का आदेश पारित कर सकती है। और जो आपराधिक कोर्ट्स हैं, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट, वहाँ पर इस मामले के कार्रवाई हाई कोर्ट आदेशित कर सकती है केजरीवाल जी के खिलाफ और वहाँ ये मुलजिम फिर बनेंगे। तो एक केस से छुटकारा पाने के लिए दूसरे केस का वो निमंत्रण दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस तरह से मीडिया में पब्लिक में अनर्गल बयान दे करके और कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करके। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ, संवैधानिक अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाते अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई सो मोटो शुरू कर सकती है। उसके लिए किसी के एप्लीकेशन का इंतजार नहीं करना है माननीय उच्च न्यायालय को। आर्टिकल 215 के तहत सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अरविंद केजरीवाल को घसीट सकती है अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। तो अरविंद केजरीवाल इस मुगालते में नहीं रहे कि वो एक पब्लिक फिगर है, एक नेता है, तो इस नाते वो जिसको चाहें अपने अनुसार उसको डील कर सकते हैं, इस मुगालते में ना रहें। माननीय उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय को सीआरपीसी और बीएनएसएस के तहत अधिकार प्राप्त है और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इनके खिलाफ बीएनएसएस की सेक्शन 379 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं को नासमझ व्यक्ति हैं, वो खुद आईआरएस के पद पर रहे हैं, इसलिए उनको कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी है और वो सोच समझकर एक डेलिबरेट अप्रोच है उनका कि जुडिशरी की अथॉरिटी को हम कैसे अंडरमाइन करें। और ये जानबूझकर, जिसको कहते हैं कानून की भाषा में विलफुल डिसओबीडियंस, ये जानबूझकर विलफुल डिसओबीडियंस जुडिशरी के अथॉरिटी का हो रहा है और उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का प्रयास हो रहा है। ये क्लियर कट कंटेम्प्ट का मामला है। अब जो अभी एक और बात मीडिया में निकल करके आ रही है कि इस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी का जो अदालत है, पहले 6 फैसला इनके खिलाफ दिया है, जिस फैसला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बदल दिया है।
मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ऐसा एक भी न्याय ऑर्डर नहीं है जस्टिस स्वर्ण कांता मेहरा जी की अदालत को जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया हो। वो जब भी इनका मामला गया है उसको मॉडिफाई करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से सप्लीमेंट किया है उस डायरेक्शन को, लेकिन कोई ऐसा जजमेंट नहीं है कि उसको सेट असाइड किया गया हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सेट असाइड भी कर देता है तो हमारे देश में 3 टायर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। अगर आप जिला अदालत के फैसले से सहमत नहीं हैं तो आप उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं, और अगर आप उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल को डरने की क्या ज़रूरत है? अगर वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के किसी फैसले से आहत है या किसी फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात कह करके उस जजमेंट को सेट असाइड करा सकते हैं। तो जब उनके लिए रेमेडी खुला हुआ है और उनको इस बात की जानकारी है कि हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं, तो फिर इस तरह का अड़ंगेबाजी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अड़ंगेबाजी करना ये कहाँ तक न्यायोचित है? चूँकि सारा मामला न्यायालय में है तो अरविंद केजरीवाल से भी न्यायोचित व्यवहार की अपेक्षा अदालत भी करेगी, जनता भी करेगी। तो क्या वो समझा सकते हैं कि उनका जो व्यवहार अभी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पर्टिकुलर जज के खिलाफ हो रहा है, उनका ये व्यवहार कहाँ तक न्यायोचित है? खासकर वैसी परिस्थिति में जब कानून सीआरपीसी या बीएनएसएस इस बात का प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर उनको लगता है कि फैसला गलत है तो उसको वहाँ से वो सेट असाइड करवा सकते हैं, जैसा कि उनका खुद का कथन है कि पहले सेम जज के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो जब उनको पता है कि इस आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट अगर कन्विंस्ड होगी पलट सकती है, तो फिर इनके लिए तो रिड्रेसल सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना, सिस्टम को धता बता करके एक पर्टिकुलर जज पर आरोप लगाना, क्या ये न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के दायरे में नहीं आता है? और अगर ये न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का मामला बनता है तो अरविंद केजरीवाल जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ सेक्शन 379 बीएनएसएस के तहत कानूनी कार्रवाई का भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय दे सकती है और इन पर एक आपराधिक मामला दिल्ली के जिला अदालत में फिर नए सिरे से चल सकता है। और दोनों ही प्रक्रिया के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है। अब बात रही कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरह का सिनेरियो क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ये एक प्लानिंग के तहत हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये निशाना साध करके वो प्रोसिक्यूशन को भी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर भविष्य में कोई और आपराधिक मामला बनता हो तो आप नहीं डालें, क्योंकि मैं इन तमाम हथकंडा अपना करके आपके न्यायिक प्रक्रिया या आपराधिक कानून की प्रक्रिया को मैं धता बता सकता हूं और मैं आप पर भी प्रेशर डाल सकता हूं। तो इनका एक जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, एक प्लानिंग के तहत आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी की थ्योरी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी करके वो न्यायालय को पॉलिटिकली खींच रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी पॉलिटिकली खींच रहे हैं और इस पूरे मामले को वो पॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं इस देश की, इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है और इनको जो माइलेज मिलेगा वो जेल की ही ओर रास्ता ले जाएगा, वही माइलेज इनको मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल को भगवान सद्बुद्धि दें कि वो न्यायालय के गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करें, उनको भगवान सद्बुद्धि दें कि वो प्रोसिक्यूशन के गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करे, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा आने वाले भविष्य में।
इसीलिए एक नेता के नाते और भूतपूर्व IAS ऑफिसर के नाते इनको संविधान और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सम्मान दिखाना चाहिए और इस तरह की कोई अलूल जलूल हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे न्यायालय के गरिमा को ठेस पहुँचे। ऐसा मुझे उम्मीद है कि उनको भगवान सद्बुद्धि देंगे और वो अदालत को इस पूरे मामले के निस्तारण में पूरा कोऑपरेट करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।